Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video, I'll react to the part 2 of Nadir Ali's podcast with Dr. Zakir Naik. So आइए देखते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. मुसलमान में तो काफ़ी लोग अक्सर लोग जानते थे इंडिया में, गैर मुस्लिम में भी जानते थे, लेकिन मोदी के बाद ये गोदी मीडिया जो है वो जो मुझे हमेशा मीडिया पे आने की वजह से अभी तो माशाअल्लाह बहुत स्मॉल परसेंटेज नॉन मुस्लिम इंडिया में होंगे जो मुझे नहीं जानते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं जानती होंगी, बहुत बहुत कम होगी। तो ये उनकी बदौलत है। और उसके बाद लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मलेशिया में हो या बाहर हो, गैर मुसलमान अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम था कि जब मुसलमान में लेक्चर में आते वो अलग बात है, लेकिन मुतासर होके वो इस्लाम की जो गलत फहमी दूर हो जाते हैं और काफ़ी लोग इस्लाम भी कबूल करते हैं। तो उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा था, वो हिंदुत्व का जो स्टेटमेंट था ना। और आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? मुंबई में। कौन किसका है? मुकेश अंबानी। वो $2 बिलियन वर्थ है। कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का। बताइए, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस जो 27 माले की बिल्डिंग है, एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ की कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया है। रिश्वत है क्या, मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सके, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है। और काफी फेमस ये केस हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी। उन्होंने कैसा उनको दिया? वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, वक्फ है ना। हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी आप रेंट कर सकते, ये कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते। इतनी तब्दीली मत लाओ कि आप पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा हम वापिस से चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, ये कहने हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे, उसके कमेटी में गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है? फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डीएम में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। उसका मतलब ये अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा। मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था, हाँ, अभी क्या है, थर्सडे, तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा आज डॉक्टर जाकिर में। तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर नाइक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरू हो गया। नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल्स आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो फिर उठ के चले गए के बाद? नहीं, उस टाइम तो बाद में मेरे कांटेक्ट में थे ना। उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल दे दे, आप वापस से इंडिया आ सकते। हाँ, मुझे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज़ है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यस, मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया तो उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, जगह से नहीं है। India is in terms of amongst the non-Muslim countries in the world, one of the best. अच्छा, non-Muslim country, बहुत से मुस्लिम कंट्री से भी अच्छा है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? नहीं, अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइल की मेरे खिलाफ कोर्ट के अंदर, मेरी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, तो हमने उनको कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की। तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ईडी कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था। तो उनने जब इल्ज़ाम लगाया था कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़काले बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो वो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ, आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स्ट उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा। सही है, सिर्फ एक। हाँ, नहीं लॉयर चुप हो गया।
तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे? तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने। तो आपने जब सुने ने उन पे इल्ज़ाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही। तो हिस्टोरिकल जजमेंट था, तो उसके ऊपर स्टे आ गया। बस स्टे आने की वजह से हम उनको बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी को रेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपको पता है, अगर कोई जज, सही है। उस टाइम मोदी का काफ़ी पावर, अभी भी है, जुडिशरी है, नहीं जरा ज़्यादा, तो जुडिशरी भी डरने लगी। आपने बयान उनके, अगर आपने फैसला उनके हिसाब से नहीं किया, आपको ट्रांसफर कर लेते क्या में। सही। तो इंटरफेरेंस बहुत है, ये अभी कम हो गया। तो ये जो आप बोल रहे मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट, आप समझे ना। और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन, 13 सितंबर तक के जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्शन करो। तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हज़ारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी, जैसा मैंने कहा, 3800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकड़ लैंड है। इसके अंदर हज़ारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हज़ारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज़ है, आराम से हाथ से जा सकती है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएंगे, आपको और हमको। बेशक, बेशक। ये हमारा फर्ज है। अगर हमारे बाप दादा ने, परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेज करो। और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 210 मिलियन है, 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट। अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को अब देखेंगे, अभी शुरू हो गया। मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक इज इंसाइटिंग हेट। व्हाट इंसाइटिंग हेट? मैं हक मान रहे हमारा। इफ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो, तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान का फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, दीनी माहौल में, इसका क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है या वालिद को जाता है, किसको जाता है? वहाँ से वो लोग भी माहौल में थे या आप निकले हैं घर से और आपने एक लेगेसी कंटिन्यू की है, ये क्या हो बताइए। जहाँ तक कि घर का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफ़ी इस्लामिक था, लेकिन वालिदैन ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया कि भाई नमाज पढ़ो, कहते थे, लेकिन कभी ज़बरदस्ती नहीं की। ठीक है। तो हम जब मैं स्कूल में था, तो बचपन से याद है मुझे कि मैं नर्सरी के अंदर या जूनियर KG में रोज़ा रखा है, लेकिन पूरा महीना मैंने पूरा किया सेकेंड स्टैंडर्ड में, एट द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में सबसे पहली बार मैंने पूरा रमज़ान रोज़ा रखा। उसके पहले एट द एज ऑफ 4 या 5 मैंने 5-10 रखा होगा। और जहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का सवाल है, तो मैं मेरे वालिदैन को देखता था, तो मैं नमाज़ पढ़ता था, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, कभी दिन में 4 बार, लेकिन कभी वालिदैन ने ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था। स्टैंडर्ड 7 या 8 के अंदर है, जब मेरे वालिदैन की एक सहेली थी, जिसने मुझे कहा कि बेटा आप जब नमाज़ पढ़ते, 5 टाइम पढ़ते? कभी कभी पढ़ता, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। तो उन्होंने कहा कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे, तो अगर आपने नमाज़ पढ़ी असर की, तो अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मगरिब मिस ना हो। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज के बाद दुआ करो कि ईशा मिस ना हो। ईशा की जब नमाज़ पढ़ेंगे दुआ करो कि फ़जर मिस ना हो, और फजर के बाद दुआ करो कि ज़ोहर मिस ना हो, ज़ोहर के बाद असर मिस ना हो। ये 40 दिन तक की, अगर उसके बाद आपको अगर जितने बार पढ़ने का पढ़ो, तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह 40 दिन तो पूरे करूँगा मैं, 40 दिन करने में क्या है। वाह। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना, तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको। तो ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो 7वीं में था मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का माहौल इस्लामिक था, लेकिन
इट वॉज ओपन, लाइक अब्बा अम्मी ने हमको फ्रीडम दिया था, जो आपको सही लगे कहो, वो गाइड करते थे। लेकिन एक एवरेज मुस्लिम जो करता है 5 टाइम नमाज माशाल्लाह पढ़ते थे फ्रॉम द एज ऑफ 7, स्टैंडर्ड 7 से एज ऑफ 13 से रोज़ा रखते थे माशाल्लाह, हज भी किया था। तो माहौल वैसा जो एवरेज मुस्लिम अच्छा, लेकिन दावती मिजाज नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं 1987 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर में था, तो उस वक्त मैंने शेख अहमद दीदा से मुलाकात की। वाह। तो मेरे वालिद का शौक़ था माशाल्लाह, वो कई उलमा से हमेशा रब्ता में रहते थे और उनका मिजाज था कि ओपन माइंडेड थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सलफ़ी हो। वाह। मुख्तलिफ इख्तलाफे राय रखते थे, लेकिन एक तरीके से, मतलब सारे भाई ने वो माशाल्लाह मेरे वालिद का ज़रा अलग ही मिजाज था। ठीक है, आपको सही लगता है करो, मुझे ऐसा लगता है, तो वो कभी बहस में नहीं पढ़ते थे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई हाँ मैं 5 टाइम नमाज पढ़ो, ये करो सही। तो अहमद दीदा साहब आए थे बम्बई में 1987 में। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलने आते। उस टाइम मैंने एक आध कैसे देखा था, मतलब क्या मिलने का, लेकिन वालिद ने कहा इसलिए मिलने गया मिलने के लिए। और जब मिलने गया मेरे भाई के साथ, तो मेरे भाई ने कहा कि आपका लेक्चर रखते कल। तो उन्होंने बोले अभी रात का टाइम है, कल रात को मैं जा रहा हूँ, हार्डली 20 घंटा कैसा रखेंगे आप? अच्छा ठीक है। तो हमने पहले बार ऑर्गेनाइज किया शेख अहमद दीदात का लेक्चर विदाउट एनी मीडिया पब्लिसिटी, क्योंकि रात को तकरीबन 11-12 बजे उन्हें हाँका और नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को प्रोग्राम था, तो प्रेस में देने का टाइम नहीं था। तो वालिद ने फ़ोन करके माशाल्लाह अपने कॉन्टैक्ट के लोग को बुलाए। तो वो प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था शेख अहमद दीदात। तो उसके बाद वो लाइव प्रोग्राम देखने के बाद मैं अहमद दीदात का फ़ैन बन गया। उसके पहले मैं फ़ैन नहीं था। सही। और अहमद दीदात को मिलने के बाद फिर हमने उनको वापस से बुलाया तकरीबन 7-8 महीने बाद, और वो 18 दिन के लिए आए थे इंडिया में। और उनके काफ़ी प्रोग्राम हमने रखे बॉम्बे में, और वो जब ऑर्गेनाइज़ किए तो उन्होंने पूरा सेट दिया था मुझे। लेकिन वो आने के पहले मैंने काफ़ी कैसेट उन्हें देख चुका था। उसके बाद मैं उनका फ़ैन बन गया और मैं उनको इमिटेट करने लगा। और मेडिकल कॉलेज में जब मैं दावत करता था तो मेरे मुसलमान दोस्त काफ़ी कम होते, हार्डली मे बी 4% होते थे मुसलमान इन द मेडिकल कॉलेज। तो भाग जाते थे, बोलते कि जाकिर के साथ देखिए तो पिटवा देंगे हम। तो मैं हमेशा कहता था कि, और वो कहते थे कि आप अगर दावत करेंगे अपने प्रोफेसर से वो आपको फेल करेंगे। तो मैं कहता था अगर मेरे प्रोफेसर मुझे फेल करेंगे तो मुझे और 1 साल मौका मिलेगा उनसे दावत करने का। तो मेन जो अगर क्रेडिट जाता है जो रुख को बदलने का मेरे दावती मैदान में, दीनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन थे, लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं किया। दीदार साहब को मिलने के बाद दीदार साहब ने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल कर दिया, तब्दील कर दिया। वाह, डॉक्टर ऑफ सोल, बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। क्या बात है भाई। पहले जिस्म का तबीब था, डॉक्टर था, अब रूह के, उसके बाद रूह का तबीब बन गया। सुभान। और जो मज़ा मिलती थी अगर कोई पेशेंट को क्योर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता था कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैंने चुना कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर थे, उन्हें जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं समझता था कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक तबीब सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। जब दीदार साहब के बाद मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than one who invites to the way of the Lord, works righteousness and says I am a Muslim? कौन बेहतर है स्पीच में? वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, वो इन्वाइट एंड और वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो कुरान मजीद में कहा गया है वो एक दाई का, लोग को इस्लाम की तरफ बुलाना। और दाई मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब दाई, डॉक्टर साहब की वाइफ दाई, डॉक्टर साहब के बेटे दाई, डॉक्टर साहब की बेटियां दाई, और मतलब एक पूरा ख़ानदान आपका माशाल्लाह दाई सिस्टम पे है और लेगेसी कंटिन्यू हुई भी है। सर अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस चीज़ पे। तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है दीन के हवाले से, अल्लाह ने बहुत काम मज़ीद लेना है। आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डॉक्टर साहब अंदाज़ा है?
आप यकीन करें, मैं एयरपोर्ट पे आया, मैं कहाँ जा रहे हैं नादिर भाई, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ पॉडकास्ट, डॉक्टर जाकिर अच्छा यार मेरा सलाम देना, मेरा ये सवाल करना, मुझसे ये, एवरीवन इज मतलब एक्साइटेड। किसी भी फिरके से आपके लिए एक्साइटेड था कि डॉक्टर साहब के लिए भाई वाह वाह, इंसानी कंप्यूटर, मतलब डॉक्टर साहब है भाई, फला फला ये यहाँ से ये। कंपैरेटिवली रिलीजन को जो स्टडी किया है वो आप, अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया है उस चीज़ से। पाकिस्तान कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक बार आया था 1991 में, जब मैं दावती मैदान में ख़त्म रखा था, लेकिन इतना फेमस नहीं था। जब दीदा साहब से मुलाकात हुई थी 1987 में, वो 88 में लेक्चर किए। तो दीदा साहब के बाद में मुतासर हुआ डॉक्टर इसरार अहमद। तो पाकिस्तान का मेन मकसद था डॉक्टर इसरार अहमद से मिलने का। तो दीदा साहब से जब मुतासर हुआ तो मैं कसर देखने लगा, उनके वजह से बाकी मौलाना, बाकी मुकर्रर की तकरीर देखने लगा। तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो थे डॉक्टर इसरार अहमद। तो दीदा साहब अंग्रेजी में थे और डॉक्टर इसरार अहमद तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्या अल्लाह फिरदौस, आमीन सुबह में। तो 1991 में मैं पहली बार आया था, उस टाइम में तकरीर नहीं करता था। अच्छा, उस वक्त आप मेडिकल में जस्ट पास कर चुका था, इंटर्नशिप कर रहा था, और हमारी फाउंडेशन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कायम की थी। मशहूर भी नहीं हुए थे, मतलब आप नहीं, लोग जानते नहीं थे। तो डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा आपको एक नहीं जानते। डॉक्टर साहब से क्योंकि मैं कहा था मैं आने वाला हूँ, तो कौन शख्स से मिलना चाहते। फिर मैंने कहा कि मेरा एक जुनून है कि जितने भी इस्लामिक कैसेट थे उन्हें इकट्ठा करें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाए। तो मैंने कहा उनको कि जितने भी आपकी कैसेट, सब कैसेट्स हो ऑन द स्पॉट है ही नहीं। हम तो कुछ लोग जो मांगते थोड़े मौजूद है, लेकिन उनके सैकड़ों वीडियो कैसेट्स थे। तो मैंने बोला मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ, और अच्छी उम्दा जापानीज़ वीडियो कैसेट VHS चलते थे उस टाइम, उन पे आप रिकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने बोला अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कैसेट चाहिए। तो मैंने कहा जितने शिकागो में आपके कैसेट सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, कराची आपके सेंटर में से ले चुका हूँ, अभी आपके लाहौर ब्रांच में से सब लेना चाहता हूँ। तो और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासिर था। तो जब मैंने कहा उनसे कि आपका क्या मकसद है आने का, मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था, और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ। और वो बड़ा शौक़ था कि वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक इदारे हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, जितने दाई है, जितने मुबल्लिग है, उनसे मिल के गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिलेंगे। और आप उनके तकरीर सुनेंगे तो पता हो कितने नाराज़ थे कि मुसलमान दीन से क्यों दूर है, मुसलमान कुरान से क्यों दीन है सर। और उनने जो एक गाइडेंस मुझे दिया कि उन्होंने कहा कि दाई को हमेशा अपनी जो ज़रूरत है उसे कम करना चाहिए, एकदम कम। वाह वाह, ज़रूरत कम करो ताकि आपको ज़िंदगी बसर करने के लिए आसानी, मोहताज ना हो। और अगर आपको कोई चीज़ कहने का इस्लाम के बारे में डंके के चोट पे कह सकते हैं, आपको किसको ख्वाहिश को पूरी करना, किसको फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है। और ये जो उनने ज़ोहद का कायम एडवाइस दिए, और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी नवाजा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। कभी तकलीफ में, जैसे आप कह रहे थे कि मेरे वालिदैन ने, जब मैंने कहा उनको कि क्या मुझे दाई बनने का है, तो वालिदैन ने बोला नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं करने वाला हूँ PG, तो 2 घंटा मैं करूँगा हफ्ते में, नो प्रॉब्लम। फिर मैं बोला दिन में 2 घंटा करने का, उन्होंने बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोला 50-50 दावा, 50% मेडिकल प्रैक्टिस, बोले नो प्रॉब्लम। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब भी डॉक्टर थे। अच्छा, वो भी डॉक्टर थे? वालिद साहब साइकियाट्रिस्ट थे, माशाअल्लाह, उनको ज़्यादा खैर दे। तो फिर मैंने कहा कि हम 50-50, बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोले 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस करूँगा, बाकी दावा करूँगा, बोले नो प्रॉब्लम। और ये सब ऐसा नहीं कि 2-2 साल के बाद हुआ, 2-2, 3-3 महीने बाद। तो 1.5-2 साल में मैंने कहा वालिदैन से कि मुझे 100% दावा करने का, बोले नो प्रॉब्लम। तो पूरा सपोर्ट था उनके पास, उनका सपोर्ट था। तो मुझे कोई, जहाँ तक कि मेरी फाइनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं था। जब मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मिला तो उन्होंने क्या, अपनी ज़रूरत को आप कम करो, और ये मैं पहले बोल चुका आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दोनों में से चुनना पड़ेगा, दुनिया या दीन। नहीं, इधर मेडिकल, अगर आपको माहिर बनने का है, हाँ। इधर मेडिकल डॉक्टर या दाई। इस्लाम में तो दीन और दुनिया दोनों है, एक वाहिद मजहब है जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट बनने का है
उनने कहा कि मैं 7 साल कोशिश किया, मेडिकल डॉक्टर था और दावत भी करता था, अगर एक फील्ड में माहिर बनने का दोनों में से एक चुनो। तो वो मेरा एक मकसद था। जब मैं वापस गया उस टाइम मैंने वाले से कहा तो मुझे 50-50 करने का है, फिर मैंने फुल कहा। तो ये जो मेरा पीरियड था आफ्टर पासिंग में MBBS, और ये तकरीबन 1 से 1.5-2 साल था जब मैं करने वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैं ड्रॉप कर दिया। तो डॉक्टर इस्लाम साहब का काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें। क्या मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मैं भी जल्दी छोड़ा, हो सकता था कि और मैं टेस्ट करता था। और वालदेन की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वालदेन की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि आप अपनी फिक्र मत करो, आपकी लिविंग का फिक्र मत करो, आप फुल टाइम दाई बनो, हम आपको सपोर्ट करें। डॉक्टर इसरार के बाद, उस मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई जब आप माशाल्लाह फेम पा लिया आपने, इतने बड़े पब्लिक फिगर? 91 में मुलाकात हुई थी, उनके बाद हमेशा टच में थे। और फिर हमने उन्हें 2004 में ईयर बराबर, आई थिंक 2004 के करीब है, हमने उनको इनवाइट किया था इंडिया में। आए थे इंडिया में इनवाइट किया हमने 2004 में, और वो आए थे। और हमने माशाल्लाह उस टाइम हमारा लेवल ज़रा कुछ दूसरा था। तो दीदा साहब को पहले हमने ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर, तो हमें तजुर्बा था। बाकी काफ़ी लेवल कुछ और का मतलब वो हद नज़र पब्लिक ही पब्लिक, कैमरा दिखाई नहीं पा रहा। नहीं, हमारा उस टाइम जब हम दीदा साहब को बुलाए तो दीदा साहब बहुत मुतासिर थे। दीदा साहब ने सिर्फ एक चीज़ कहा, देखो बेटा मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन चाहिए? तो हमने लिखा है, और बहुत खुश हो गए। अभी हम सोचते हमने क्या बकवास माइक्रोफोन चाहिए दीदा को दिया। तो लेवल की बात होती है। वो तो बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर इस्लाम साहब को बुलाए, और डॉक्टर इस्लाम का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे किए। वो तो बहुत खुश थे, बोले इतने लेक्चर टूर किया दुनिया भर में, इतना अच्छा मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। वो कभी थी 2004, उस टाइम हमारा लेवल मेरे हिसाब से, अभी बोलता उस टाइम हम बहुत खुश थे। उनने कहा कि मैं 10 दिन एक ही वेन्यू पे लेक्चर। बोला डॉक्टर साहब बम्बई इतना बड़ा है, एक लेक्चर यहाँ दो यहाँ दो, नहीं, मेरा मकसद है एक पे 2। मैंने पब्लिक 10 दिन तक कैसे आएंगी? और माशाल्लाह वो मशहूर थे, दीदा साहब के लिए तो पब्लिक थी। तो हमने उस टाइम बड़े एक मैदान में, जिसकी कैपेसिटी 10,000 थी, और माशाल्लाह पूरे 10 दिन माशाल्लाह पब्लिक थी। और रिकॉर्डिंग तो हमने किया था, हमने स्टेज के लिए हमने पैसा खर्चा किया, और डॉक्टर साहब तो एकदम इतना पैसा खर्चा किया, इतना लेवल का किया, और हम भी खुश थे। अभी सोचते इतने बड़े शख्स के लिए हमने इतना कम खर्चा किया। हाय वाह, लेवल की बात है। क्या बात है। तो हमें पता है कि हम जब दीदा साहब के लिए हमने बाहर से VHS पे रिकॉर्डिंग किए थे, उस टाइम बहुत खुश थे, क्योंकि उस टाइम हमारा बेस्ट था। तो अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आप मेहनत कितनी करते हैं। उस टाइम हमारी मेहनत टॉप, नियत कुछ छोड़े नहीं हमने। और जब इस्लाम में साहब 10 दिन की एकदम स्टेज बनाए, स्टेज के ऊपर सिर्फ स्टेज को सेटिंग करने के लाख रुपया खर्चा किए उस वक्त। तो उस टाइम तो हमारा और IRF वगैरह इदारा बन चुका था, बन चुका था, और पीस टीवी बन चुका था 1991 में जब उन्हें मिलने गया था। ठीक है। और दीदा साहब को मिले 1987 में। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च हुआ 1990 में, रजिस्टर हुआ, और 1991 में इनॉग्रेट हुआ। उसके बाद में डॉक्टर इस्लाम साहब को मिलने गया, सही तो बन चुका था। और पीस टीवी 2006 में। तो दीदा पिछले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम पीस टीवी कायम नहीं हुआ था। तो जब डॉक्टर इस्लाम साहब आए थे इंडिया में 2004 में, पीस टीवी ने नेशनल लेवल फर्क था। आप समझे ना? सही। तो अगर टेलीविजन को हटा देंगे तो लेवल बहुत अच्छा था। एक वन ऑन वन ठीक है। लेकिन जब पीस टीवी आने के बाद, पीस टीवी की जो तरक्की होने, अल्लाह ताला की मदद थी, वो लेवल कुछ और हो गया। फिर वो अलग लेवल था। लेकिन उस टाइम हमने प्रोग्राम किए तो उस टाइम 10,000 पब्लिक 10 दिन के लिए, तो रिकॉर्ड, हमारे रिकॉर्ड था, और डॉक्टर इस्लाम साहब के लिए भी रिकॉर्ड था। बेशक। ऑफकोर्स उनको बुलाए तो काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट में, बिकॉज पाकिस्तानी थी तो काफ़ी कंप्लेन हुए। फिर कुछ शख्स ने जो उनके गौरव फिक्र के खिलाफ थे, कंप्लेन भी की पुलिस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी, वो सॉल्व हो गया। और उनका दौरा काफ़ी तकरीबन 1 महीने तक, तकरीबन यहाँ से फिर बैंगलोर गए, काफ़ी जगह खुश गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, और वो उसके बाद फिर हम उनको दिखाने लगे हमारे केबल टीवी के ऊपर। केबल टीवी तो पहले से दिखाते थे। और फिर पीस टीवी कायम हुआ 2005 में हम छूटे। इसलिए डॉक्टर इस्लाम साहब 2002-3 या 2004 में, एग्जैक्ट डेट पता, 2003 या 2004 में आए थे। फिर पीस टीवी कायम करने का इरादा हुआ मेरा 2005 में।
काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था ये भी पॉडकास्ट का। उसमें शुरू में बताया है कि असल बैन करने का, उनको इंडिया में बैन होने का असल रीज़न क्या है। मैं भी सोचती थी शुरू में जब उनकी स्पीचेस देखती थी कि वो इतने, उनके हाथों इतने हिंदू जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे गवर्नमेंट इंडिया की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझती थी कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ऐसा कुछ जो है वो अलाउ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है मतलब। लेकिन इंडिया ने अपना असल रूप दिखा दिया और उनके ख़िलाफ़ ही कार्रवाई कर दी और उन पर इल्ज़ामात लगे हैं टेररिज्म की, इसलिए कि वो नॉन मुस्लिम उनके हाथों उनसे मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं और बड़ी तादादों में जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। हर लेक्चर में, हर मजमा जो होता था, जब लोग पहुंचते थे सवाल पूछते थे और जब उनको उनके सवालों का सही जवाब मिलता था तो वो इस्लाम कबूल करते थे। तो मैं शुरू से सोचती थी कि इंडिया में ऐसा करने दे रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन अब जो है उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और उन्होंने उनके लिए ये एक ख़तरे का बायस था कि उनके जो अपने हिंदू हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों मुसलमान हो रहे हैं। तो ये थी असल वजह। ये जो इल्ज़ामात लगे हैं और ये सब कुछ जो हुआ है, ये सारे इल्ज़ामात गलत है और झूठे इल्ज़ामात है। असल वजह यही है कि डॉक्टर जाकिर के हाथों नॉन मुस्लिम्स जो है इस्लाम कबूल कर रहे थे और तादाद बढ़ती जा रही थी उन नॉन मुस्लिम्स की जो इस्लाम कबूल कर रहे थे। उन्होंने इस वीडियो में वक्फ प्रॉपर्टी का मसला भी डिस्कस किया है। जो मुकेश अंबानी का घर था, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और उन्होंने जो बयान दिया था कि मुसलमानों को जागना चाहिए, वरना पूरा जो वक्फ प्रॉपर्टी है जिसमें हज़ारों मस्जिद है, वो सारा जो है गवर्नमेंट हड़प सकती है। और इसमें हज़ारों मस्जिद है। एक तो बाबरी मस्जिद जो है वो मुसलमानों के हाथों से चली गई। उसके बाद अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद पूरे मुसलमानों की जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के हाथों जो है वो चली जाएगी और उसके बाद हज़ारों मस्जिद जो है वो जा सकती है। उसके अलावा उन्होंने नमाज का भी बता दिया है, किस तरह उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू किया और नमाज के पाबंद हो गए, 5 नमाज पढ़ना शुरू किया। वो टोटका भी बता दिया है इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में। तो उन्होंने ये भी बताया है कि माशाल्लाह 7 साल की उम्र में उन्होंने रोज़ा रखना शुरू किया है। पूरे 30 रोज़े उन्होंने रखना शुरू किए 7 साल की उम्र में माशाल्लाह। उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरह उन्होंने दावती मैदान में कदम रखा है। 1987 में उनकी पहली मुलाकात हुई थी शेख अहमद दीदात साहब से और उसके बाद वो उनके फ़ैन हो गए, उनकी इमिटेशन करना शुरू किया है और उनसे इंस्पायर होके, मुतासिर होके उन्होंने दावती मैदान में पहला कदम रखा है। और उसके बाद 1991 में उनकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर इसरार अहमद की। वो पूरी तफसील बताएंगी किस तरह मुलाकात हुई थी और किस वजह से जो है वो पाकिस्तान गए थे 1991 में। और डॉक्टर इसरार अहमद ने उनको बोला है कि उनको लाजमी दोनों में से एक चुनना चाहिए, या तो डॉक्टर बनना है या दाई बनना है, इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। उससे पहले जब वो दीदात साहब से मुलाकात हुई थी और वो उनसे इंस्पायर हो गए तो उनको एहसास हो गया कि डॉक्टर ऑफ सूल मतलब उनका मेन मकसद है डॉक्टर ऑफ सूल बनना है। ये एक बहुत प्यारा जुमला उन्होंने बोला है कि जो दाई होता है, जो वो काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर ऑफ सूल कहलाता है। तो वो MBBS करने के बाद भी उन्होंने चूज़ किया है डॉक्टर ऑफ सूल होना। उन्होंने ये भी बताया है कि दाई इज़ द बेस्ट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू कुरान। उन्होंने बताया है कि वालिदैन की तरफ से फुल सपोर्ट था, उनका फाइनेंशियल वगैरह फुल सपोर्ट था अपनी फैमिली की तरफ से। जब उन्होंने चूज़ किया है कि उनको 100% दावत ही करनी है तो भी उन्होंने सपोर्ट दिया है, उन्होंने कभी उनको मना नहीं किया, उन्होंने हर फैसले पे उनको साथ दिया है, उनका सपोर्ट किया है। तो जब वालिदैन का सपोर्ट होता है तो बंदा कहीं से
कहीं पहुंच जाता है और वो जो काम करना चाहता है उसमें वो एक्सेल भी करता है जब वालिदैन का सपोर्ट होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था ये पॉडकास्ट का, काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिली है, किस तरह उन्होंने दावती मैदान में कदम रखा है और बाकी जितनी डिटेल्स उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर की हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।